ओपनिंग डे के दिन कॉस्मिक सिस्टम के फ्रेशर्स ने अपनी पास्ट लाइव्स के हिसाब से अपने सोल बीस्ट्स चुने। हमारी क्लास मॉनिटर ने जो सबसे आगे खड़ी थी, एक 9 टेल्ड सिल्वर फॉक्स को चुना, जिसकी ब्लड लाइन एकदम प्योर थी। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि मेरी रैंक लास्ट थी, तो मुझे सिर्फ एक ब्राउन बेयर ही मिल सका, जिसकी ब्लड लाइन काफी मडल्ड यानी खराब थी। फिर कुछ ही वक्त बाद जब एक्सट्रीम फ्रॉस्ट एपोकैलिप्स ने दस्तक दी, तब मैंने जिसने उस ब्राउन बेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसकी इनेट कोल्ड रेजिस्टेंट स्किल शेयर कर ली। लेकिन क्लास मॉनिटर की 9 टेल्ड फॉक्स, क्योंकि वह बहुत स्लो ग्रो हुई, तो वह एपोकैलिप्स के पहले ही दिन ठंड से जमकर मर गई। इस जलन के मारे उस क्लास मॉनिटर और बाकी बच्चों ने मिलकर मुझे और मेरे बेयर को मार दिया और फिर हमें डिसमेंबर कर दिया। मगर जब मेरी आंखें फिर से खुलीं, तो मैं वापस उसी दिन पहुंच गया जब सोल बीस्ट्स चुनने थे। हमारे होमरूम टीचर ने एंट्रेंस स्कोर्स के ऑर्डर में 30 यंग सोल बीस्ट्स निकाले, ताकि सब अपना लाइफ बाउंड बीस्ट चुन सकें। क्योंकि मेरी रैंक लास्ट थी, तो मैं बस सबके खत्म होने का इंतजार ही कर सकता था। अंत में वही मर्डल्ड ब्लड लाइन वाला ब्राउन बेयर ही बचा रह गया था। जैसे ही मैंने उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी अचानक एक फीमेल स्टूडेंट चिल्लाई, रुको, और वह वहां आ गई। वह क्लास मॉनिटर, जिसने अभी सबसे पहले अपना बीस्ट चुना था, अचानक खड़ी हो गई। उसने अपनी गोद में एक नन्ही व्हाइट फॉक्स पकड़ी थी, जो बिल्कुल स्नो व्हाइट और ट्रांसपेरेंट लग रही थी। वह तेजी से मेरे सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कि मैं यह तुम्हें नहीं दे रही, मुझे तो यह ब्राउन बेयर चाहिए। पूरी क्लास उसकी इस हरकत से दंग रह गई थी। यहां तक कि टीचर ने भी अपनी बाहें सिकोड़ लीं। सबको यह साफ पता था कि उस व्हाइट फॉक्स की ब्लड लाइन इन सब में सबसे ज्यादा प्योर थी। उसने बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए वह 80% एंशिएंट ब्लड लाइन वाली फॉक्स मेरे हाथों में थमा दी। फिर जैसे उसे डर हो कि मैं मना ना कर दूं, उसने जल्दी से बॉक्स से उस अकेले ब्राउन बेयर को उठा लिया। टीचर ने कहा कि एन लैक्स ऑन लाइफ बाउंड सोल बीस्ट चुनना कोई मजाक नहीं है। इससे तुम्हारे फ्यूचर की लिमिट्स डिसाइड होती हैं। जल्दी से फॉन्ग नियन के साथ इसे बदल लो। स्टूडेंट फॉन्ग नियन को इस व्हाइट फॉक्स की तुमसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं, तुम किसी भी सोल बीस्ट के साथ कल्टीवेट कर लोगी, लेकिन फॉन्ग नियन का टैलेंट एवरेज है। अगर उसने ऐसे मडल्ड ब्लड वाले बेयर को लिया, तो उसकी लाइफ एक तरह से बर्बाद हो जाएगी। मगर उसने कहा कि वह खुद स्वैप कर रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एन लैक्स ऑन ने इतनी अच्छी फॉक्स क्यों छोड़ी। उसकी बातों पर पूरी क्लास ने तालियां बजाईं और सब उसकी सेल्फलेसनेस देखकर काफी इमोशनल हो गए। टीचर ने भी उसे एप्रिशिएट करते हुए सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि एन लैक्स ऑन, कल्टीवेशन में सबसे जरूरी चीज ताव हार्ट होती है। तुम्हारा दिल बहुत साफ और नेक है। भले ही सोल बीस्ट थोड़ा कमजोर हो, पर तुम फ्यूचर में जरूर कामयाब होगी। फिर उन्होंने गुस्से में मेरी तरफ देखा और कहा कि फॉन्ग नियन, तुम खोए क्यों हो? जल्दी से शुक्रिया कहो। मैंने अपनी आंखें झपकाईं और उस व्हाइट फॉक्स को आगे कर दिया। मैंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे वह बेयर पसंद है। तभी लैक्स ऑन की आंखों में डर दिखा। उसने उस ब्राउन बेयर को और भी जोर से पकड़ लिया और उसने उसे इस तरह पकड़ा था जैसे मैं उसे परेशान कर रहा हूं। उसने कहा कि फॉन्ग नियन, मेरा इम्तिहान मत लो। मैं सच में स्वैप करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। मैं सच बोलने ही वाला था, लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही मेरे सीधे हाथ के अंगूठे के पास अचानक तेज दर्द हुआ। जब नीचे देखा, तो पता चला कि उस नन्ही व्हाइट फॉक्स ने मुझे काट लिया था। जख्म से खून की बूंदें निकल रही थीं। उस नन्ही व्हाइट फॉक्स ने अपनी जीभ निकाली और मेरी स्किन को चाटने लगी, जिससे एक नंबनेस सी फील हुई। उसी पल मैं उस व्हाइट फॉक्स की स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ गया। इतना ही नहीं, यह तो एक लाइफ एंड डेथ ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट था। क्लासमेट्स ने यह सीन देखकर मेरा मजाक उड़ाया। वह कहने लगे कि उन्हें लगा फॉन्ग नियन को सच में फॉक्स नहीं चाहिए थी, लेकिन पता चला कि वह तो बस नाटक कर रही थी। एक तरफ तो कह रही थी कि उसे जरूरत नहीं है, और दूसरी तरफ छुप छुप कर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। डर लग रहा था कि कहीं मॉनिटर अपना मन ना बदल ले। है ना, कितनी बड़ी दोगली है ये। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वह व्हाइट फॉक्स थोड़ी सुस्त होकर अपनी आंखें बंद करके गहरी नींद में सो गई। अपने आसपास ऐसी बातें सुनकर मेरा चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। उन लोगों को नहीं पता था कि मुझे सच में अपने हाथ में पकड़ी इस बेकार चीज से नफरत थी। व्हाइट फॉक्स ने जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था।
तो अब मैं बस लोगों की गंदी नजरों को झेलते हुए दुख के साथ अपनी सीट पर वापस आ गई। सिर्फ मैं ही जानती थी कि यह महंगी दिखने वाली व्हाइट फॉक्स सिर्फ आधे महीने में ही एक बोझ बनने वाली है। सिर्फ आधे महीने का वक्त है। नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं, एनलाइक्सॉन को भी यह पता था। जिस पल उसने व्हाइट फॉक्स को छोड़कर ब्राउन बेयर को झपटा, मैं समझ गई कि वह भी पिछली जिंदगी से रीबॉर्न होकर वापस आई है, जब पिछली बार लैक्सॉन ने फॉक्स चुनी थी और मैं बेसेल सिर्फ उस बेकार ब्राउन बेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाई थी जिसे कोई नहीं चाहता था। तो तब अचानक आधे महीने बाद ही वह भयानक एक्सट्रीम फ्रॉस्ट एपोकैलिप्स आ गया था। पूरी दुनिया का टेम्परेचर गिरकर -50 डिग्री तक पहुंच गया था। जमीन जैसे एक बर्फ का जेल खाना बन गई हो। उस व्हाइट फॉक्स की ब्लड लाइन तो नोबल थी, पर उसका ग्रोथ साइकिल बहुत ही ज्यादा लंबा था। जब वह तबाही आई, तब तक वह बस एक नन्ही और बेकार सी चीज थी जो सिर्फ दूध पीना जानती थी। पहले ही दिन वह ठंड की वजह से ठिठुर कर मर गई। वहीं मेरा ब्राउन बेयर मेरी देखभाल की वजह से अपने जुवेनाइल पीरियड में पहुंच गया था और उसने अपनी टैलेंट शेयर करने की एबिलिटी जगा ली थी। -25 डिग्री की उस खतरनाक ठंड में उसने अपनी ठंड से लड़ने वाली टैलेंट मेरे साथ शेयर की। मैं उस एंड टाइम्स में ऐसी इंसान बन गई जिसे ठंड से डर नहीं लगता था। मैं स्कूल की 5 लोगों वाली सुपर पावर टीम के साथ जरूरी सामान ढूंढने बाहर जाती थी और रास्ते में लाइक्सॉन ने कई बार मेरे ब्राउन बेयर को बहलाया फुसलाया। वह चाहती थी कि वह मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करे और उसके पीछे चला जाए, लेकिन उस बेयर ने साफ मना कर दिया। कई बार रिजेक्ट होने के बाद एनलाइक्सऑन की शर्म गुस्से में बदल गई और उसने अफवाह फैला दी कि ब्राउन बेयर का मांस खाने से कोल्ड रेजिस्टेंस मिल सकती है। इसलिए एक बार जब हम सप्लाईज लेने बाहर गए थे, तब लैक्सॉन और बाकी लोगों ने मिलकर मुझे और मेरे बेयर को मार दिया। उस खाओ पियो वाली तबाही में हम उनका पेट भरने के लिए खाना बन गए। मैंने फिक्र के साथ लैक्सऑन की गोद में बैठे ब्राउन बेयर को देखा। पिछली जिंदगी में वह और मैं एक दूसरे के बहुत करीब थे, ऐसे साथी जो एक दूसरे पर जान दे सकते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस जिंदगी में लैक्सऑन उसे छीन लेगी। मुझे अपनी कोल्ड रेजिस्टेंस स्किल खोने का उतना दुख नहीं था, बस उस बेयर के लिए बुरा लग रहा था जो लैक्सऑन के पास था। पता नहीं वह भूखा रहेगा या ठंड से तड़पेगा। जब मैं खोई हुई उस बेयर को देख रही थी, तब मैंने देखा कि वह भी आंखें घुमाकर मुझे ही देख रहा था। जब हमारी नजरें मिली तो वह छोटा सा खिलौने जैसा बेयर मुझे देखकर 2 बार आंख मारने लगा। 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि पूरी 2 बार, और यह देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। 2 बार आंख मारना पिछली जिंदगी में मेरे और उसके बीच का सिग्नल था। इसका मतलब था कि फिक्र मत करो, और वह समझ गया था कि मैं भी रिबॉर्न हुई हूं, क्योंकि मैंने उसे पहले बचाने की कोशिश की थी और अब वह भी वही तरीका इस्तेमाल करके मुझे बता रहा था कि वह भी रिबॉर्न हुआ है, वह भी वापस आया है। यह सोचते ही मैं लैक्सऑन की तरफ देखने लगी और उसके लिए बस दुआ ही कर सकती थी कि वह शांति से रह सके। वह ब्राउन बेयर उतना शरीफ और सीधा नहीं है जितना वह दिखता है, बल्कि वह तो असली स्कीमर है। जब मैं और बेयर आंखों से बातें कर रहे थे, तभी अचानक मेरी उंगली किसी ने छोटे और गर्म मुंह में भर ली। जब नीचे देखा तो मेरी नन्ही एंसेस्टर थी जो सुंदर होने के अलावा किसी काम की नहीं थी। फिर व्हाइट फॉक्स जाग गई और कहने लगी, मैं कोई बेकार चीज नहीं हूं। उस एरोगेंस भरी पर बचकानी आवाज में वह बोली, और सुनो लड़के, तुम्हें उस बदसूरत काली स्किन वाली चीज को देखना मना है। मैंने अपने दूसरे हाथ से उस नन्ही व्हाइट फॉक्स को छेड़ा और धीरे से पूछा, क्या तुम बोल रही हो? उस नन्ही व्हाइट फॉक्स ने एटीट्यूड में हफ किया। कितने लेजी हो? कहते हुए वह मेरी गोद में थोड़ा शिफ्ट हुई। मुझे लगा मुझे उसे व्हाइट फॉक्स नहीं बल्कि प्रिंसेस कहना चाहिए। मेरा नाम लिड्डी पे है। सुनो, अगर तुम मुझे प्रिंसेस कहना चाहते हो तो वह भी चलेगा। मैंने उसके सिर पर उंगली मारी। बच्ची, तुम्हें यह सब किसने सिखाया? उधर पोडियम पर टीचर का अलग ही स्टाइल था। होमरूम टीचर समझा रही थीं कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन कैसे ड्रॉ करते हैं। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट इंसान शुरू करते हैं क्योंकि 20 ट्राइब्स फितरत से बहुत प्राउड होते हैं। अपने बचपन के दिनों में भी वह शायद ही कभी किसी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट खुद शुरू करते हैं। सारी जरूरी बातें बताने के बाद स्टूडेंट्स ने कोशिश शुरू की।
ताकि वह अपने सोल बीस्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकें। सिवाय मेरे कौन यकीन करेगा अगर अपनी आंखों से ना देखा हो। मुझे तो इस नोबल व्हाइट फॉक्स ने जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। लाइडिप, तुमने मुझसे खुद कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? वह औरत बहुत ज्यादा बदबूदार है। एन लाकोन भले ही स्कूल की सुंदरी हो और बहुत सारे लड़के उसके पीछे हों, लेकिन इसका मतलब है कि उनकी आंखें अंधी हैं। उनकी सोल से भी बदबू आती है। और मेरे बारे में क्या? मैं ठीक हूं। स्वीट, मुझे अचानक समझ आया कि लाइडिप ने मेरे साथ जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी मिठाई के टुकड़े को गोबर के ढेर में फेंक दिया गया हो। भला कौन नहीं डरेगा? बोर होकर मैंने लाई डिप की ठोड़ी को थोड़ा सहलाया। व्हाइट फॉक्स के बालों को छूने का एहसास बहुत ही कमाल था। एकदम सॉफ्ट और घने, जैसे कोई बहुत बड़ा कॉटन कैंडी हो। कभी मैं उसके कानों से खेलती तो कभी उसके पेट को सहलाती, और आखिर में मैं उसकी बड़ी और सॉफ्ट पूंछ को छूने से खुद को रोक नहीं पाई। लोग कहते हैं कि फॉक्स की पूंछ नहीं छूनी चाहिए, पर वह तो अभी बच्ची थी। मैं यह मौका कैसे जाने देती। उस नन्ही व्हाइट फॉक्स की वह बड़ी पूंछ बनी ही इसलिए थी कि उसका ऑनर उसे प्यार से सहलाता रहे। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उसकी पूंछ पर लगा, लाइडिप ऐसे अकड़ गई जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसके सफेद बालों के नीचे से एक हल्का गुलाबी रंग निकलने लगा। बस करो, तुम तुम गंदे लड़के। उसका वह लुक बिल्कुल किसी नई दुल्हन जैसा था जिसका कोई फायदा उठा रहा हो। मैंने आंखें झपकाईं और शर्म के मारे हाथ पीछे कर लिया और सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया। एक बच्ची के दिमाग में इतनी गंदी बातें नहीं होनी चाहिए। लाइडिप इतनी गुस्सा हुई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से में मुंह फेरा और मुझे इग्नोर करने लगी। क्लास में लैक्स ऑन ने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन ड्रॉ कर लिया था। उसके चेहरे पर एक खुशी साफ दिख रही थी। जैसे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का प्रोसेस उस ब्राउन बेयर के साथ शुरू किया, वह फॉर्मेशन बेयर के चारों तरफ फैल गई और बहुत तेज रफ्तार में घूमने लगी। उस ब्राउन बेयर ने फॉर्मेशन के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ड्राइंग की 2 लाइनों को बदल दिया। इस तरह एक इक्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट चुपचाप एक मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया। ब्राउन बेयर मास्टर बन गया और एन लाकोन उसकी नौकर। ये फॉर्मेशन वही चीज थी जो उस ब्राउन बेयर और मैंने पिछली जिंदगी की ट्रेनिंग के दौरान एक पुराने रुइंस में ढूंढी ही। मैंने सोचा नहीं था कि अब वही ब्राउन बेयर एन लाकोन को फंसाने के लिए इसका यूज करेगा। कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली साइन होने के बाद उस बेयर ने मेरी तरफ एक विक्टोरियस लुक दिया। मैंने भी टेबल के नीचे से उसे दबे पांव थम्स अप किया। तभी तो कहते हैं कि किसी सीधे इंसान को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। फिर मेरे कान में एक चिड़चिड़ी सी आवाज आई कि तुम सच में बहुत बुरे इंसान हो। मैंने सोचा कि मैं कैसे बुरा हूं, तो वह बोली कि पहले तुमने मेरी पूंछ से खेला और फिर किसी दूसरे मर्द से आंखें लड़ा रहे हो, और वह भी उस बदसूरत काली स्किन वाले से। बोलते बोलते लाइडिप की आवाज और भी ज्यादा दुखी सुनाई देने लगी थी, जैसे उसे चोट लगी हो। मैंने इतनी हल्की आह भरी कि किसी को सुनाई ना दे। उसके जुर्मों की लिस्ट में एक और चीज जुड़ गई थी कि वह फालतू में जेलस होती है। अब तक क्लास के बाकी सभी स्टूडेंट्स ने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना खत्म कर दिया था। फिर हमारी होमरूम टीचर ने सभी को कल्टीवेशन मटेरियल्स का एक एक पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट किया। मैंने अपने लिए सिर्फ एक स्पिरिचुअल फ्रूट रखा और बाकी सारे लाइडिप को स्नैक्स की तरह खाने के लिए दे दिए। वह सारे 19 स्पिरिचुअल फ्रूट्स लाइडिप ने पोटैटो चिप्स की तरह चबाकर खत्म कर दिए। इससे पहले कि हम क्लास से बाहर निकलते, मेरे सारे फ्रूट्स पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुके थे। सारे स्टूडेंट्स मुझे शॉक होकर देखने लगे कि क्या यह लड़का पागल है। उसने अपने पूरे हफ्ते भर के रिसोर्सेज एक व्हाइट फॉक्स को दे दिए क्या? इसने लेक्चर ध्यान से नहीं सुना था। सोल बीस्ट्स का ग्रोथ साइकिल बहुत स्लो होता है। उन्हें खिलाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्पिरिचुअल फ्रूट्स तो खासकर खुद की कल्टीवेशन के लिए होते हैं। ऐसी व्हाइट फॉक्स को पालना तो सच में रिसोर्सेज की बर्बादी है। यहां तक कि हमारी टीचर ने भी गुस्से में देखा। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट हुआंगयान, जरा ध्यान दो। स्पिरिचुअल फ्रूट्स हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट में ही मिलते हैं। अगर वेस्ट किए तो स्कूल दोबारा नहीं देगा।
मैं समझ गया था कि वह मुझे मना कर रही थी। मैंने कहा, जी, मैं समझ गया हूं। सच कहूं तो पिछली जिंदगी में मैं उस ब्राउन बेयर के साथ बहुत जेनरस था। जब बाकी लोग 4:1 रेशियो में रिसोर्सेस शेयर करते थे, तब मैं और वह बेयर हमेशा 50-50 करते थे। मेरा मानना था कि कंपेनियंस होने के नाते सब कुछ आधा आधा होना चाहिए। लेकिन उस ब्राउन बेयर के साथ भी मैं कभी इतना जेनरस नहीं था जितना इस व्हाइट फॉक्स के साथ हो रहा हूं। इस वक्त उसके लिए 19 फ्रूट्स, और मेरे लिए सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, बल्कि मुझे खुद को भी लग रहा था कि मैं पागल हो रहा हूं, क्योंकि मुझे अचानक याद आया कि उस व्हाइट फॉक्स और मैंने एक ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इक्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक साइड मर जाए तो दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता, मगर ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है साथ में जीना और साथ में मरना। अगर पिछली जिंदगी की तरह एपोकैलिप्स के पहले ही दिन यह व्हाइट फॉक्स ठंड से मर गई, तो फिर मैं भी नहीं बच पाऊंगा। इसलिए अब मेरे लिए इस नन्ही एंसेस्टर की जान किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। टीचर ने कहा कि बाकी बचे वक्त में तुम लोग कोई जगह ढूंढकर कल्टीवेट करो। फिर मैं उस व्हाइट फॉक्स को उठाकर बाहर निकल गया। जब मैं एन लाखोन के पास से गुजरा तो वह अचानक मेरे आगे आ गई और ऐसी आवाज में बोली जो सिर्फ मुझे सुनाई दे। उसने कहा कि मैं जानती हूं कि तुम भी रिबॉर्न हुए हो। इस जिंदगी में अब मेरी बारी है ब्राउन बेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कोल्ड रेजिस्टेंस एबिलिटी पाने की। मैंने स्माइल किया और कहा कि फिर तो तुम्हें जिंदा रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। एन लाखोन की आंखों में एक घमंड सा चमका और उसने कहा, मेरे पास ब्राउन बेयर है तो बेशक मैं जिंदा रहूंगी। रही बात तुम दोनों बेकार चीजों की, तो बस एपोकैलिप्स के पहले ही दिन बर्फ में जमकर मरने का इंतजार करो। तभी मेरी गोद में बैठी व्हाइट फॉक्स ने आलस से अपनी एक आंख खोली। अचानक उसने अपना पिछला हिस्सा एन लाखोन की तरफ किया और एक बहुत ही गंदा फाट छोड़ दिया। एन लाखोन के चेहरे का वह घमंड और कंपोजर तुरंत चकनाचूर हो गया। वह चिल्लाई और कई कदम पीछे हट गई और बोली, फ़ुआंग नियन, क्या तुम पागल हो? इस बदबूदार फॉक्स को मुझसे दूर रखो। मैंने एक तंज भरी हंसी दी और फॉक्स को उठाकर वहां से निकल गया। किसी सोल बीस्ट को पालना सच में एक बॉटमलेस पिट जैसा है। अब ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स कैसे मिलेंगे, ये एक बड़ी टेंशन बन गई थी। सोचते सोचते जब मैं फॉक्स के बालों को सहला रहा था, तभी मुझे अचानक याद आया कि पिछली जिंदगी में एपोकैलिप्स से पहले मीडिया ने एक छोटी सी स्पिरिचुअल वैन के बारे में रिपोर्ट किया था। इस वक्त के हिसाब से अभी तक किसी ने उसे ढूंढा नहीं होगा। मैंने तुरंत व्हाइट फॉक्स को उठाया और वैन की लोकेशन की तरफ निकल गया। पर जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि एन लाखोन मुझसे एक कदम आगे थी। उसने वहां पहले ही 20 से ज्यादा तगड़े आदमी बुला लिए थे जो वहां माइनिंग कर रहे थे। एन लाखोन एक बहुत बड़े खानदान की बेटी थी। उसकी पावर और कनेक्शंस मुझ जैसे आम इंसान से बहुत ज्यादा अलग थे। उस स्पिरिचुअल वेन के किनारे खड़े होकर मैं बस फटी आंखों से चमकदार स्पिरिचुअल स्टोन्स को निकलते हुए देख सकता था। मेरी गोद में बैठी व्हाइट फॉक्स उन स्टोन्स को ऐसे देख रही थी जैसे लालच में अपना थूक निकाल रही हो। मैंने हाथ से उसकी आंखें बंद कर दी और कहा कि मत देखो बच्ची, ये स्पिरिचुअल फ्रूट्स बहुत घटिया क्वालिटी के हैं। चलो अब तुम्हारा यह बाप तुम्हें कहीं और खाना खिलाने ले जाएगा। मैं उस व्हाइट फॉक्स को उठाकर वहां से चल दिया और हर कदम पर पीछे मुड़कर देख रहा था। तभी जब हम थोड़ा दूर पहुंच गए तो अचानक मेरे दिमाग में एक खुशी भरी आवाज आई, भाई क्या ये आप हो? मेरे कदम वहीं जम गए। मैंने पूछा, ब्राउन बेयर क्या तुम हो? फिर मैंने पूछा, तुमने वॉइस ट्रांसमिशन अभी से सीख लिया? उसने बताया कि उस औरत एन लाखोन ने मुझ पर काफी खर्चा किया है। उसने मुझे स्पिरिट सोल हर्ब खिलाई ताकि मैं स्पिरिट से बात कर सकूं। उसने कहा कि भाई पहले व्हाइट फॉक्स को लेकर कहीं आराम करने चले जाओ। जब स्पिरिचुअल फ्रूट्स पूरी तरह निकल जाएंगे तब मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। ब्राउन बेयर के साथ अपनी बात खत्म करने के बाद जब मुझे होश आया तो देखा कि फॉक्स का वह सुंदर चेहरा मुझे बहुत शक भरी नजरों से देख
रहा है ली डाइप ने अपने दोनों आगे के पंजे मेरे कंधों पर रख दिए थे। उसका घमंडी चेहरा मेरी नाक की नोक को छू रहा था। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर आ रही थीं। कोई जंगली बदबू नहीं, बल्कि एक हल्की सी महक थी वहां। वह बोली कि अब तो हद हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाहर मुंह मारने की मैंने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर उसे नीचे उठाया और सजा के तौर पर उसके सॉफ्ट चेहरे को हल्का सा दबाया और कहा कि बच्ची जरा सोच समझकर। बोला, करो ली। डाइप ने नाक सिकोड़ी और उसकी आवाज दुखी लगने लगी। वह बोली कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हारी सोल से उसकी खुशबू आ रही है। ये वही काली स्किन वाला है ना? मैंने माथा सिकोड़ा। इस छोटी फॉक्स की नाक तो सच में बहुत तेज है। ली डाइप अपना इल्जाम लगाती रही। वह बोली कि हम व्हाइट फॉक्सेस जब किसी के साथ ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वह हमारा लाइफ लॉन्ग पार्टनर बन जाता है। तुम्हें उस ब्राउन बेयर को डेट करने की इजाजत नहीं है। मैंने पूछा कि बच्ची तुम्हारी उम्र क्या है? क्या तुम्हें पता भी है कि यह पार्टनर क्या होता है? ली डाइप की आंखों में आंसू आ गए जो बस गिरने ही वाले थे। वह रोने लगी। हू उसके पंजे हवा में ऐसे चल रहे थे जैसे स्विमिंग कर रही हो। मैंने अपना चेहरा उसके पास लाया और उसे छेड़ने के लिए एक मजाकिया मुंह बनाया। तभी एक गीला और नुकीला पंजा मेरे गाल को हल्का सा छू गया और उसने फुर्ती से अपना सिर पीछे कर लिया। मदर लिंग इन्ही ने कहा था कि मैंने तुम्हें किस कर लिया है, इसलिए अब तुम मेरे पार्टनर हो। एक बार जब मैंने तुम्हें किस कर लिया तो कोई और तुम्हें किस नहीं कर सकता। मैं हैरान खड़ा रह गया और मेरे मुंह का कोना थोड़ा फड़फड़ाने लगा। सच में मुझे एक छोटी सी व्हाइट फॉक्स टीज कर रही थी। खैर, मैंने स्पिरिचुअल वेन का सारा काम उस ब्राउन बेयर पर छोड़ दिया। मैं ली डाइप को वापस कार में ले गया, ऐसी चलाया, वाटरमेलन खाया और कंट्रोल स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी लगा दी। फिल्म शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही मेरी आंखें भारी होने लगीं। जब मैं जागा तो पूरा अंधेरा था। पहाड़ एकदम सुनसान और दूर थे। कहीं कोई रोशनी नहीं थी, बस एक गहरी खामोशी थी। तभी ब्राउन बेयर का मैसेज आया। उसने कहा, जल्दी यहां आओ, वह सब चले गए हैं। मैंने रिप्लाई दिया और नीचे देखा तो पाया कि ली डाइप मुझे बहुत ही गुस्से और नाराजगी से घूर रही थी। मुझे अचानक थोड़ा गिल्टी फील होने लगा, वही फीलिंग जैसे कोई बाहर अफेयर करते पकड़ा गया हो। मैंने कहा कि हमने कुछ ज्यादा बात नहीं की तो उसने अपना मुंह फेर लिया और बोली, सफाई मत दो, मैं नहीं सुन रही। आज के बाकी दिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। रात के उस आसमान के नीचे मैंने व्हाइट फॉक्स को पकड़ा और स्पिरिचुअल वैन की तरफ बढ़ा। सही में जैसा ब्राउन बेयर ने कहा था, वहां वैन के पास कोई नहीं था। बस एक कंसीलमेंट फॉर्मेशन पीछे छोड़ दी गई थी वैन के रास्ते को देखकर। व्हाइट फॉक्स बहुत क्यूरियस थी, पर क्योंकि उसने कहा था कि वह मुझसे बात नहीं करेगी, इसलिए वह बस अपने होंठ भींच कर रह गई। मैं उस फॉर्मेशन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। थोड़ी देर बाद ब्राउन बेयर ने फॉर्मेशन खोली और अपना सिर बाहर निकाला। अब वह बोल भी सकता था। उसने मेरी तरफ अपना पंजा हिलाया और कहा, भाई जल्दी अंदर आओ। मेरी गोद में बैठी व्हाइट फॉक्स ने जैसे ही बेयर को देखा, उसने अपने दांत दिखाए और एक खतरनाक सा डराने वाला चेहरा बनाया। मैंने तुरंत उसका मुंह बंद किया और बेयर को देखकर माफी मांगते हुए हंस दिया और कहा, यह व्हाइट फॉक्स थोड़ी शरारती है। ब्राउन बेयर रास्ता दिखाने लगा। उसने कहा कि कोई बात नहीं भाई, और इस नन्ही बहन को मत डांटो। व्हाइट फॉक्स की दबी हुई आवाज अभी भी काफी तेज थी। मुझे छोड़ो, मुझे इसे काटकर मार डालना है। आज तो मैं इसे पक्का काटकर मार डालूंगी। फुआंग एन इयन, मुझे रोको मत। कोई भी औरत अपने मर्द को अपने सामने अफेयर करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी जिंदा हूं और तुम्हारे सामने हूं, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस काली स्किन वाली ग्रीन टी से मिलने की? कितना शोर है,
मैंने ब्राउन बियर की बॉडी के पास स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्लक्चुएट होते देखा और व्हाइट फॉक्स को पकड़कर नीचे जमीन पर छोड़ दिया। लीड डीप ने जमीन को छुआ और हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में उसे छोड़ दूंगा। वह बियर की तरफ दौड़ी और हर कदम पर 3 बार पीछे मुड़कर देख रही थी। चौथी बार जब उसने देखा तो थोड़ी डरते हुए पूछा, तुम सच में मुझे नहीं रोकोगे? मैंने बियर की एनर्जी पर नजर डाली। बियर पूरी दोपहर से स्पिरिचुअल स्टोन्स खा रहा था। उसकी एनर्जी व्हाइट फॉक्स से कम 50 गुना ज्यादा थी। अब कौन किसे मारेगा यह देखना बाकी था। मैंने उसे देखकर स्माइल किया। सब ठीक है, मुझे भी तो देखने दो तुम्हारे स्किल्स। बच्ची, जब तुम इसे मार दोगी तो मेरे दिल में सिर्फ तुम ही रहोगी। व्हाइट फॉक्स के पंजे थोड़ा हिचकिचाते हुए जमीन खुरचने लगे। वह मेरी बातों में तो आ गई थी, लेकिन जब उसने ब्राउन बियर की उस खतरनाक एनर्जी को देखा जिससे उसे खतरा महसूस हुआ, तो वह डर गई और चुपचाप मेरे पैरों के पास वापस आ गई। चलो छोड़ो, इस बार गलती मान लेने का तुम्हारा तरीका अच्छा था, इसलिए मैं तुम्हारी इस डेट को माफ करता हूं, पर अगली बार से यह सब नहीं चलेगा। मैं तो बस हैरान रह गया। तभी ब्राउन बियर ने स्पिरिचुअल स्टोन्स को 3 ढेरों में बांट दिया। एक छोटा ढेर उसने अपने लिए रखा, दूसरा ढेर थोड़ा बड़ा था जो एक छोटे पहाड़ जैसा दिख रहा था, और एक बहुत ही बड़ा ढेर था। भाई, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। लीड डीप उस बड़े ढेर को घूरने लगी। उसकी आंखें चमक रही थीं और मेरे दिमाग में एक जलने वाली आवाज आई, तुम लड़के, यह ब्लैक बियर तुम्हारे लिए काफी जेनरस है। ब्राउन बियर ने उस छोटे ढेर की तरफ इशारा किया। भाई, आपकी कल्टीवेशन के लिए इतना काफी है। फिर उसने उस सबसे बड़े ढेर की तरफ इशारा किया। यह सारा का सारा छोटी बहन को दे दो। लीड डीप की आवाज हट पड़ी। सुनो लड़के, ये ब्लैक बियर ऐसा लगता है इसका तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। कहीं इसका मेरे लिए तो फीलिंग नहीं है। मैंने उसके सिर पर उंगली मारी। क्या तुम्हारे दिमाग में रोमांस के अलावा कुछ और नहीं है? तुम हर चीज के बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? लीड डीप अभी भी नहीं मानी। मैंने प्यार से कहा, खाना मिल गया है, अब क्या तुम्हें चाहिए? वह तुरंत सीधी हो गई। मैंने चिंता में ब्राउन बियर की तरफ देखा। अगर मैंने यह जगह पूरी साफ कर दी तो क्या एन लाकॉन तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी? बियर ने अपना सिर हिलाया। भाई, वह औरत अब मेरी हर बात मानती है। अगले दिन एन लाकॉन ने उस खाली स्पिरिचुअल वेन को देखा और वहां हैरान खड़ी रह गई। तुमने सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स खत्म कर दिए, सारे के सारे। ब्राउन बियर ने सिर हिलाया। वैन का वह छोटा सा हिस्सा तो मेरे दांत में फंसने लायक भी नहीं था। उसने आगे कहा, क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं आधे महीने में फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस अवेकन करूं? मुझे अब थोड़ा सा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है मैं सही रास्ते पर हूं। यह सुनकर एन लाकॉन का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। हालांकि उसे अभी भी बुरा लग रहा था कि बियर ने सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाने के लिए पूरी वैन ही खा ली। चलो, अच्छा है कि तुम अवेकन कर सकते हो, पर तुम्हारा ब्लड लाइन बहुत ही घटिया है। इतना सब खाने के बाद भी तुम्हारी एनर्जी बस इतनी ही बढ़ी। ब्राउन बियर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा कि मेरे लो ब्लड लाइन की शिकायत कर रही हो। तुमने मुझे तब नहीं चुना होता, मैं तुमसे भीख मांगने नहीं गया था। अब सारा प्रेशर मुझ पर है। अगर मेरी स्पिरिट स्ट्रेस्ड हो गई तो टैलेंट स्किल अवेकन भी नहीं होगी। लाकॉन एक्सट्रीम फ्रॉस्ट अपोकैलिप्स की भयानक ताकत को अच्छे से जानती थी, इसलिए आधे महीने बाद ब्राउन बियर का फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस स्किल ही उसकी जान बचाने की आखिरी उम्मीद होगी। यह सुनकर कि शायद बेयर अवेकन करने में फेल हो जाए, वह तुरंत घबरा गई। उसने कहा कि बिल्कुल प्रेशर मत लो, मेरा वह मतलब नहीं था। अगर मैं तुम्हें नीचा दिखाती तो मैं तुम्हें चुनती ही क्यों भला? जाओ, अब कल्टीवेट करो। मैं तुम्हारे लिए और स्पिरिचुअल स्टोन्स का इंतजार करती हूं। ज्यादा नहीं, बस 10 ट्रक भरकर तुम्हारे लिए। काफी होंगे। एन लाकॉन इतनी गुस्से में थी कि उसने लगभग अपने दांत ही पीस लिए थे। 10 ट्रक लोड, लेकिन ब्राउन बेयर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा कि अगर तुम मुझे 10 ट्रक भरकर दोगी तो शायद मैं 10 मील तक हाई लेवल फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस अवेकन कर लूं।
जिससे 60 किलोमीटर के रेडियस में किसी को ठंड नहीं लगेगी। इस भयानक एक्सट्रीम फ्रॉस्ट अपोकलिप्स में अगर वह 66 किलोमीटर तक लोगों को ठंड से बचा सकी, तो फिर वह किसी एपोकलिप्स ट्वीन से कम थोड़ी होगी। एन लाकोन ने हां कहा और बोली कि ठीक है, तुम रुको। अगर 10 ट्रक चाहिए तो 10 ट्रक ही सही, मैं उनका इंतजार करूंगी। अपोकलिप्स बस आने ही वाला था और अब पैसा रद्दी के ढेर के अलावा और कुछ नहीं था। हालांकि अनलाकोन की फैमिली काफी बड़ी और नाम वाली थी, पर किसी ने भी उसकी एक्सट्रीम फ्रॉस्ट अपोकलिप्स वाली बात पर यकीन नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि वह एक लो लेवल सोल बीस्ट की फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस अवेकन करने के लिए 10 ट्रक स्पिरिचुअल स्टोन्स यूज करना चाहती है। इस तरह के बेकार टैलेंट को उसके खानदान से कोई सपोर्ट नहीं मिला। अनलाकोन को अब अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, अपनी गाड़ियां, डिजाइनर बैग्स और ज्वेलरी तक। जब मैंने उसे दोबारा स्कूल में देखा तो उसने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो वह पहले पहनती थी। लंच में वह बस एक मिर्च की चटनी वाला बन खा रही थी। साफ पता चल रहा था कि उसने अपनी पूरी किस्मत उस ब्राउन बेयर पर लुटा दी है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उन 10 ट्रक भरकर स्पिरिचुअल स्टोन्स में से जो उसने अपनी सारी दौलत बदले में ली थी, उनका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही ब्राउन बेयर ने अपने पास रखा था। बाकी का 99.99 तो सीधा खिसक कर मेरे और व्हाइट फॉक्स की जेब में चला गया था। हम तो कभी कभार बस 1-2 स्पिरिचुअल स्टोन्स ही यूज करते थे ताकि कल्टीवेशन और स्पिरिचुअल एनर्जी का सर्कुलेशन बना रहे। बाकी का सारा मैंने उस व्हाइट फॉक्स को दे दिया। व्हाइट फॉक्स स्पिरिचुअल स्टोन्स को बहुत ही तेजी से खत्म करती जा रही थी। वह गहरी नींद में सो गई और डिवाइन लैंड के स्पिरिचुअल स्टोन्स एक पल में किसी ताकतवर फोर्स ने सोख लिए और वह राख बन गए। व्हाइट फॉक्स की कल्टीवेशन से जो स्पिरिचुअल एनर्जी वापस मेरी तरफ आई, उसने मुझे पिछली जिंदगी के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर बना दिया था। रही बात अनलाकोन की, तो उसकी अभी की स्पिरिचुअल एनर्जी तो बाकी क्लासमेट्स के बराबर भी नहीं थी, क्योंकि सिर्फ उस ब्राउन बेयर की खातिर उसने अपने लिए एक भी स्पिरिचुअल स्टोन यूज नहीं किया था। ब्राउन बेयर बार बार साइकोलॉजिकल चैलेंज चलता रहा। उसने कहा कि अगर तुमने एक भी स्टोन कम दिया और मैं अवेकन नहीं हो पाया तो फिर मुझे दोष मत देना। किसी ने कहा कि अनलाकोन की जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, पर अनलाकोन ने इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि कुछ दिनों में तुम सब जान जाओगे कि मैं ही सही थी। इस घटना के होने से ठीक एक दिन पहले तपिश वाली गर्मी के बीच रात का टेम्परेचर अचानक बहुत तेजी से गिर गया। पूरी दुनिया में बर्फ के गोले गिरने लगे। शुरू में तो लोगों ने मजाक बनाया कि जून में बर्फ गिरने का मतलब है कि जरूर कहीं बड़ी नाइंसाफी हुई है, लेकिन अगले दिन दोपहर तक पूरी दुनिया का टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिर गया। लोग घबराने लगे। ऐसे अजीब मौसम को देखकर उन्हें लगा कि शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बर्फ और भी घनी होती गई और उसके रुकने का कोई नाम निशान नहीं था। जाहिर सी बात है, स्कूल ने सारे स्टूडेंट्स को डॉर्मेट्रीज में बुला लिया था। गर्ल्स डॉर्मेट्री में अनलाकोन एक रुई की रजाई में लिपटी हुई ठंड से कांप रही थी। बहुत वक्त से कल्टीवेशन ना करने की वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कमजोर थी, बस एक आम इंसान से थोड़ी सी ही ज्यादा। ठंड की वजह से उसकी नाक लाल हो गई थी और वह बार बार अपनी नाक साफ कर रही थी। उसने पूछा कि डोंग होंग, क्या तुमने अपना टैलेंट अवेकन करना पूरा कर लिया है? डोंग होंग जमीन पर लेटा हुआ था और धीरे धीरे अपने स्नैक्स चबा रहा था। वक्त के साथ उसका साइज अब कई गुना बढ़ गया था। वह अब अपने जुवेनाइल पीरियड में आ गया था। उसने कहा कि जल्दी मत करो, बस वक्त होने ही वाला है। लेकिन अनलाकोन के दिल में अब धीरे धीरे शक पैदा होने लगा था। वह सोच रही थी कि पिछली जिंदगी में तो वह इतनी गरीब थी कि ब्राउन बेयर को जो स्नैक्स देती थी वह इस जिंदगी के मुकाबले कहीं ज्यादा घटिया थे। उसने पूछा कि तो इस बार इतनी मेहनत क्यों लग रही है? ब्राउन बेयर, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ब्राउन बेयर ने सोचा कि मैं किसके लिए कल्टीवेट कर रहा हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की?
पहले मैंने सोचा था कि भले ही मेरा टैलेंट पूरी तरह अवेकन ना हुआ हो, पर मैं तुम्हें थोड़ी वार्मथ दे दूंगा। पर अब लगता है कि मुझे यह स्नैक्स तुम्हें वापस कर देने चाहिए। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। एन लाकोन ने घबराकर कहा कि रुको, रुको, मेरा वह मतलब नहीं था। डोंग होंग ने ठंडा सा स्नॉट किया और बोला कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं स्नैक्स। दबाते हुए उसने अन लाकोन के साथ थोड़ी सी वार्मथ शेयर की। वह सच में बस नाम भर की वार्मथ थी। उसे डर था कि कहीं अपोकलिप्स आने से पहले ही अन लाकोन ठंड से मर न जाए, क्योंकि फिर तो कोई मजा ही नहीं आएगा। वह वार्मथ महसूस करके अन लाकोन को अब कोई शक नहीं रहा। सोल बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद चाहे इंसान हो या बीस्ट कल्टीवेशन का 10 हिस्सा पार्टनर को मिलता ही है। पर ब्राउन बेयर जो एनर्जी अन लाकोन को भेज रहा था वह हमेशा बहुत कम होती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं कर रहा हो। पर अन लाकोन को यह नहीं पता था कि ऐसा इसलिए नहीं था कि बेयर कम अब्सॉर्ब कर रहा है, बल्कि मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट में बेयर खुद कंट्रोल कर सकता है कि कितनी एनर्जी भेजनी है। दूसरी तरफ मैं अपने हॉस्टल में रजाई के अंदर दुबका हुआ प्रोजेक्टर पर मूवीज देख रहा था। कमरे के सारे स्नैक्स राख में बदल चुके थे, लेकिन व्हाइट शीप स्किन रग पर लेटी वह व्हाइट फॉक्स अभी भी जगी नहीं थी। अनकॉन्शियसली वह एक छोटे कब से अब एक एडल्ट सोल बीस्ट जितनी बड़ी हो गई थी। मैंने नीचे झुककर उसकी सांसें चेक की। वह अभी भी सांस ले रही थी। दीवार पर लगी घड़ी अब धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ रही थी। एपोकलिप्स अब सच में आने ही वाला था। इस बार यह व्हाइट फॉक्स पक्का पहले ही दिन ठंड से नहीं मरेगी, है ना? घंटी बजी और पूरी दुनिया का टेम्परेचर बिना किसी रोक टोक के नीचे गिरने लगा। कमरे के थर्मोमीटर ने दिखाया कि टेम्परेचर -50 डिग्रीज पहुंच गया है। एक कल्टीवेटर होने के नाते और व्हाइट फॉक्स से मिलने वाली एनर्जी की वजह से मेरे पास इस ठंड से लड़ने की ताकत थी। खिड़की के बाहर बर्फ और भी तेजी से गिर रही थी, जिसने पूरी एक मंजिल ही दबा दी थी। क्लास टीचर ने ग्रुप में अटेंडेंस लेनी शुरू की और सबको अपना स्टेटस बताने को कहा ताकि रेस्क्यू के लिए तैयार रहें। इसी बीच एक्सट्रीम फ्रॉस्ट की वजह से लोगों की काफी कमी हो गई थी। स्कूल ने तुरंत वॉलंटियर्स बुलाए। मैंने भी अपना नाम दे दिया और हॉस्टल में सप्लाईज बांटने की जिम्मेदारी ले ली। जब मैं अन लाकोन के कमरे के पास पहुंचा तो मैं सीधा आगे निकल गया। एक एक करके बाकी क्लासमेट्स ने ग्रुप में कंफर्म किया कि उन्हें सप्लाईज मिल गई हैं। अन लाकोन ने मेरे बारे में पूछा कि यह क्या हो रहा है, मेरी सप्लाईज कहाँ हैं? मैंने तुरंत कुछ फोटोज भेजी जो सबूत थे कि अन लाकोन ने पहले से ही सुपरमार्केट में काफी माल जमा कर रखा था। मैंने जवाब दिया कि अभी सप्लाईज बहुत कम हैं और बर्फ लंबे वक्त तक गिर सकती है, इसलिए मुझे लगा कि सप्लाईज उन्हें मिलनी चाहिए जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। क्लासमेट्स ने एक एक करके कमेंट्स किए। क्या मॉनिटर को यह खबर पहले से पता थी? उसने इतना माल क्यों जमा किया? जब उसके पास पहले से इतना कुछ है तो हमारे साथ क्यों compete कर रही है? क्या वह क्लास मॉनिटर नहीं है? वह अपनी चीजें हमारे साथ क्यों शेयर नहीं करती? एन लाकोन को तुरंत सबने निशाने पर ले लिया। उसने मुझे उल्टा सुनाया कि तुम क्या नाटक कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता था कि अपोकलिप्स आने वाला है? तुमने भी तो माल जमा किया था, फिर तुम अपनी चीजें शेयर क्यों नहीं करती? मैंने खाली नूडल्स के डिब्बा की 2 फोटोज भेजी और कहा कि मुझे किसी अपोकलिप्स का नहीं पता था। सबको पता है मेरा परिवार गरीब है। मैंने देखा सुपरमार्केट में सेल है तो कुछ नूडल्स खरीद लिए थे। अभी मैंने वह सब अपने दोस्तों में बांट दिए। टीचर ने भी ग्रुप में कंफर्म किया कि सबको जो 10 नूडल्स के पाक मिले हैं वह फुओंग हियन ने अपनी सप्लाई से दिए हैं। क्लासमेट्स फिर से बातें करने लगे। देखो फुओंग हियन कितनी दिलवाली है, अन लाकोन बोली। पर ग्रुप में किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी एक प्राइवेट मैसेज आया, फुओंग हियन, भले ही तुमने अच्छा नाम कमा लिया हो पर उसका क्या? वह तुम्हारी बेकार सी व्हाइट फॉक्स तो अब तक ठंड से मर चुकी होगी।
है ना? मैंने सोती हुई व्हाइट फॉक्स का चेहरा उठाया और एनलाकोन को एक वीडियो भेजा। मैंने पूछा कि क्या तुम इस व्हाइट फॉक्स की बात कर रही हो जो किसी सुअर की तरह सो रही है? वीडियो में फॉक्स की आंखें बंद थीं, पर उसकी सांसें काफी गहरी और मजबूत थीं। साफ था कि वह एकदम हेल्थी है। उसने कहा कि नामुमकिन है, यह वीडियो जरूर पहले की शूट की गई होगी। वह बेकार बीस्ट बहुत धीरे डेवलप होता है और उसका शरीर कमजोर है, वह अब तक मर गया होगा। मैंने उबासी ली और उस पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। स्पिरिचुअल एनर्जी होने के बाद भी वह हड्डी तोड़ ठंड मुझे थोड़ा कांपने पर मजबूर कर रही थी। जब मैं एक एक्स्ट्रा कंबल लेने ही वाला था, तभी अचानक स्पिरिचुअल एनर्जी की एक गर्म लहर ने मेरी पूरी बॉडी को कवर कर लिया। मैं इस एहसास से बहुत अच्छे से वाकिफ था। यह वही वार्मथ थी जो ब्राउन बेयर ने फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस स्किल से शेयर की थी। बेयर, क्या बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के भी तुम अपनी स्किल मेरे साथ शेयर कर सकते हो? मैंने कामयाबी से दैट स्माइल फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस अवेकन कर लिया है। तब मुझे याद आया कि ब्राउन बेयर का टैलेंट असल में सिर्फ फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस नहीं, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ था। पिछली जिंदगी में मेरी पावर्स लिमिटेड थी और मैं कम वक्त में ब्राउन बेयर के लिए उतने स्नैक्स का इंतजार नहीं कर पाया था ताकि वह पूरी तरह अवेकन होकर मेरी हिफाजत कर सके। उसने जबरदस्ती अवेकन किया था और उसे सिर्फ एक लो लेवल वर्जन ही मिला था। मैंने हंसते हुए पूछा कि एनलाकोन का क्या हाल है? तब ब्राउन बेयर ने अपना विजन मेरे साथ शेयर किया, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि बेयर के अवेकन होने के बाद उसे ठंड नहीं लगेगी। इसलिए एनलाकोन ने बिल्कुल भी मोटे कंबल नहीं रखे थे। इस वक्त वह एक पतली चादर में लिपटी थी। उसका चेहरा ठंड से नीला पड़ चुका था और दांत बज रहे थे। उसने पूछा कि क्या अब तक तुमने सक्सेसफुली अवेकन नहीं किया? ब्राउन बेयर, जो अभी अपने जुवेनाइल पीरियड में था, बेड पर कूदा और उसने अपनी रंप को जोर से हिलाया। थर्ड एनलाकोन सीधा नीचे जमीन पर गिर गई। वह ठंडी पत्थर की जमीन उसके अकड़ चुके शरीर से टकराई। क्रैक क्रैक कई आवाजें आईं। कौन जाने उसकी कितनी हड्डियां टूट गई थीं। एनलाकोन इतने दर्द में थी कि उसका चेहरा बिगड़ गया और उसने एक दर्दनाक चीख मारी। तुम यह क्या कर रहे हो? ब्राउन बेयर ने कहा कि मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए एक खुशखबरी है। मैंने कामयाबी से अवेकन कर लिया है। एनलाकोन की आंखें दर्द के बावजूद चमक उठी। उसने कहा कि जल्दी करो, जल्दी इसे मेरे साथ शेयर करो, मैं ठंड से मरने वाली हूं। ब्राउन बेयर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने कब कहा था कि मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर करूंगा? मैं तुम्हारे लिए अवेकन करने में कंगाल नहीं होता। तुम किस बिना पर इसे शेयर नहीं करोगे? कॉन्ट्रैक्ट। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। अगर तुम मुझे नहीं भी देते तो भी मैं तुम्हारी पावर ले सकती हूं। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो कि हमने किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। एनलाकोन ने ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट चेक किया और तब उसे पता चला कि फॉर्मेशन पैटर्न के 2 हिस्से चेंज कर दिए गए थे। डोंग हंग की आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। उसने कहा कि ध्यान से देखो, यह एक मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तुम जैसा कोई मेरी स्किल शेयर करने के लायक है। एनलाकोन जमीन पर ढेर हो गई। वह एकदम सुन्न थी, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने सोचा कि क्या तुम्हारा भी पुनर्जन्म हुआ है? एक्सट्रीम फ्रॉस्ट अपोकैलिप्स आने के अगले दिन ग्लोबल टेम्परेचर्स अनाउंस होना बंद हो गए थे। पिछली जिंदगी की तरह बिजली, पानी और नेटवर्क पूरी तरह ठप हो चुके थे। उस रात बहुत से लोग कभी दोबारा नहीं जाग पाए। 5 दिन बाद स्कूल का डिसिप्लिन पूरी तरह खत्म हो गया। बहुत से बच्चों का खाना खत्म हो गया था और उन्होंने दूसरों से छीन झपट शुरू कर दी थी। मेरे कमरे के बाहर कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए। मैंने खामोशी से अपनी ताकत का अंदाजा लगाया। ब्राउन बेयर से मिलने वाली फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन और व्हाइट फॉक्स से मिलने वाली मैसिव स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ अब तो स्कूल के टीचर्स भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो फिर इन लोगों की क्या बिसात थी? बाहर दरवाजे पर होने वाली जोर जोर की दस्तक सुनकर मैंने अपनी हथेली में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी की। इससे पहले कि मैं हमला करता, एनर्जी की एक बहुत बड़ी वेव अचानक मेरे कमरे के अंदर से निकली। बाहर मुझे बस लोगों के गिरने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आई थीं। व्हाइट फॉक्स अभी भी आंखें बंद किए कारपेट पर लिपटी थी, पर उसकी एक डिवाइन सेंस ने दरवाजे के बाहर एक ठंडी गूंज भेजी, भाग जाओ यहां से। दरवाजे पर खड़े लोग डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। मैंने व्हाइट फॉक्स का सिर सहलाया और पूछा,
बच्चा, क्या तुम अब जगने वाली हो? एन लाखोन के हॉस्टल में भी लोग घुसना चाहते थे, पर उन सबको ब्राउन बेयर ने भगा दिया था। वहां मौत का सन्नाटा था। एन लाखोन अभी तक मरी नहीं थी, पर वह मौत के बिल्कुल करीब थी। वह जमीन पर लेटी हुई थी, जहां उसकी टूटी हड्डियों के जख्म सड़ चुके थे और बदबू आ रही थी। जब भी वह बेहोश होने वाली होती, तभी ब्राउन बेयर उसे जगा देता। उसे बाथरूम जाना होता था, इसलिए वह उस पर गर्म पेशाब कर देता। ब्राउन बेयर की याददाश्त बहुत तेज थी और वह बदला लेना नहीं भूलता था। उसने पिछली जिंदगी की अपनी यादों का इस्तेमाल किया ताकि हर उस इंसान को ढूंढ सके जिसने एन लाखोन के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाया था। उसने उन सबको एक एक करके ढूंढ लिया और सबको काट कर मार डाला। स्कूल के वह लोग जिनसे बेयर की कोई दुश्मनी नहीं थी, उनसे ब्राउन बेयर ने कुछ नहीं छुपाया और अपनी 10 माइल फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस स्किल डिप्लॉय कर दी। पूरे कैंपस में सबको अपने शरीर में गर्मी की एक लहर महसूस हुई, जैसे कोई देवता उनकी रक्षा कर रहा हो। एन लाखोन जो फर्श पर पड़ी मौत का इंतजार कर रही थी, उसने भी वह गर्मी महसूस की, लेकिन वह गर्मी जो दूसरों के लिए वरदान थी, उसके लिए मौत का फरमान बन गई। गिरने की वजह से उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स पहले ही टूट चुके थे। एक्सट्रीम ठंड ने उनके सड़ने की प्रोसेस को रोक रखा था, पर अब अचानक बर्फ पिघलने से ऑर्गन्स तेजी से सड़ने लगे। बिल्कुल अकड़ चुकी, वह फर्श पर पड़ी, बस थोड़ा आराम से हिलना चाहती थी, पर हिल नहीं पाई। उसकी आंखों, नाक, कान और मुंह के किनारों से गंदी बदबू वाला पस धीरे धीरे बहने लगा। मरने तक उसने अपनी आंखें बंद नहीं की थीं। अगली सुबह मुझे अपना शरीर काफी ज्यादा गर्म महसूस हुआ। आंखें खोली तो देखा एक नरम सा शरीर मुझे नीचे दबा रहा था। वह चेहरा किसी स्कल्पचर की तरह सुंदर था, जिसके फीचर्स एकदम साफ थे। पतली बाहों ने मेरे सिर को जोर से पकड़ रखा था। नीचे देखा तो मुझे सेडक्टिव कर्व्स दिखाई दिए। उसका पूरा शरीर किसी हीटर की तरह गर्म और ह्यूमिड था। मैंने थोड़ा सा मूव किया और उन लंबी नशीली आंखों ने आलस से खुलते हुए हल्की भूरी आंखें दिखाई, जो किसी आम इंसान जैसी नहीं थीं। उसकी नजर में वह जाना पहचाना ऑरा देखकर मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, लाई डीप। उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने कैजुअली अपना कंबल फर्श पर फेंक दिया। वह चुभने वाली ठंडी हवा मेरी स्किन से टकराई, पर उसकी गर्म सांसों ने मुझे घेर लिया था, जिसने मुझे इंस्टिंक्टिवली उसके और करीब कर दिया। उसने करवट ली और अपने हाथों के बल बेड पर टिक गई। ठीक मेरे ऊपर झुकते हुए मैंने घबराहट में अपनी पलकें झपकाईं और उसे देखा। उसका क्यूट सा छोटा चेहरा सुंदर लाइन से भरा हुआ था। उसकी सफेद स्किन दूध से भी ज्यादा साफ और ताजगी से भरी लग रही थी। उसके कमर तक लंबे बाल किसी झरने की तरह मेरे कॉलर बोन को छू रहे थे। एक सफेद फ्लफी पूंछ उसकी पीठ के पीछे धीरे से हिल रही थी। तभी एक नशीली आवाज गूंजी, तुम इंसान मेरे बारे में सोच रहे थे? मैं अब और नहीं रुक सकती। सिर्फ इस तुम इंसान वाली बात से मुझे यकीन हो गया कि यह लाई डीप ही है। मैंने उसे घूरते हुए पूछा, तुम्हें फाइनली पता चल गया कि कब जागना है? वह धीरे से हंसने लगी। उसकी आवाज इतनी अच्छी थी कि मेरे कानों में टिंगलिंग होने लगी। उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, क्या तुम मेरे लिए परेशान थे? मैंने कहा, जो भी हो, मैं तुम्हारे मरने की दुआ तो नहीं कर सकता था। नीचे झुकी और मेरे होठों पर एक हल्का सा किस किया। तुम इंसान, तुम्हारा मुंह अभी भी बिल्कुल सुधरा नहीं है। मैंने अपना मुंह ढका और अपनी आंखें फाड़ कर पूछा, लाई डीप, वह मेरा फर्स्ट किस था। लाई डीप की स्माइल और गहरी हो गई। वह फर्स्ट किस नहीं था, हम पहले भी किस कर चुके हैं। हमने बहुत पहले ही अपना निशान बना लिया था। उसके इतनी देर तक सोने की वजह यह थी कि वह अपना टैलेंट अवेकन कर रही थी। लाई डीप का ब्लड लाइन बहुत नोबल था। अवेकनिंग की मुश्किल बाकी सोल बीस्ट से कहीं ज्यादा थी। खुशकिस्मती से इतने दिनों बाद वह फाइनली कामयाब हो गई। लाई डीप, तुम्हारा टैलेंट क्या है? लाई डीप की आवाज काफी आलसी और भारी थी। मैंने उसे हैरानी से देखा। बड़ा, मैंने एक नजर डाली। वह सच में छोटा तो नहीं लग रहा था, पर एक नोबल सोल बीस्ट के लिए ऐसा टैलेंट होना थोड़ा अजीब लग रहा था। लाई डीप के होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट आई, जैसे वह मुझे चिढ़ा रही हो। उसने सीरियस होने का नाटक करते हुए पूछा कि तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? क्या तुम कुछ और सोच रहे हो? मेरा मतलब था कि मेरी टैलेंट स्किल की रेंज बहुत बड़ी है।
जब हम बात कर रहे थे तब बाहर बर्फ गिरना बंद हो चुकी थी, बादल धीरे धीरे छंटने लगे थे और बहुत वक्त बाद सूरज निकल आया था जो जमीन पर गर्म धूप बिखेर रहा था। स्कूल के अंदर से मुझे हैरानी भरी खुशियां सुनाई दे रही थीं। देखो सूरज निकल आया है, टेम्परेचर अब उतना ठंडा नहीं लग रहा। यह तो कमाल हो गया। एपोक्लिप्स फाइनली खत्म होने वाला है। मैंने अपने कान के पास लाई डीप की आवाज सुनी। व्हाइट फॉक्स अच्छी किस्मत की निशानी होती है। मैंने जो टैलेंट अवेकन किया है वह है ऑल थिंग्स। स्प्रिंग लाई डीप का सुंदर चेहरा मेरे कान के एकदम पास था। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को हल्का सा छू रही थी। उसकी फ्लफी टेल मेरे पेट से टकरा रही थी जैसे वह लाड दिखा रही हो। उसने पूछा कि यिनेन, अब तुम मुझे रिवॉर्ड देने का क्या प्लान कर रहे